नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा भाग आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से होगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और एक भारत मंत्री या फिर सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी। दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था और 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। तो यहाँ जो है याद रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विद्रोह के समय बंगाल सेना के करीब 60% सैनिक वह अवध तथा उत्तरी पश्चिम यूपी प्रांत के थे। तो यदि पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के समय जो है सर्वाधिक सेना किस प्रांत के थे, तो अवध और उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। तो ये जो है याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया है यूपीपीएससी के एग्जाम में। दोस्तों अनअकैडमी पर लोअर पीसीएस 2021 का फाउंडेशन कोर्स यह 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स का ड्यूरेशन जो है पूरा 8 मंथ है, जिसमें आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, प्री और मेंस को। इसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगे, इसमें पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीकली क्यूज होगा। तो जो लोग भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जो है लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स जो है आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो यहाँ आपका ए विकल्प से हो जाएगा, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ वह उठाया जाए। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो यहाँ आपका बी विकल्प से हो जाएगा, पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो कि 1857 से पूर्व करीब 45,000 थी, अब जो है वह 65,000 कर दी गई। और उसके बाद भारतीय सैनिकों की संख्या करीब 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया था। और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में अनुपात 1:3 का रखा गया था। तो यहाँ आपका पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, तो वह पील आयोग है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा यहाँ सही होगा। नील विद्रोह के बारे में पूछा गया है।
तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 1859 और 60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ, और यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था, और इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो कि बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था, और इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो वह है रैयतवाड़ी प्रथा। बी विकल्प से हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा है। अगला जो प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो अभी इसके पहले ही बताया गया है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। और अगला प्रश्न है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा है करम शाह ने। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। तो यहाँ पूछा गया आपसे पागलपंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो करम शाह के द्वारा किया गया था। अगला है फराजी कौन थे। 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही होगा यहाँ। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से लेकर के 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में वह सम्मिलित हो गए थे, यानी कि मिल गए थे। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा। फराजी कौन थे। तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, अभी बताया गया। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह ने। सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। कूका आंदोलन यह वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था और दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। और गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ आपसे जो है पूछा गया कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह। और कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, यदि ये पूछा जाए तो पंजाब आपको आंसर करना है। और कूका आंदोलन यदि पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो भगत जवाहरमल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपका 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और फिर न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। इस परिस्थिति में 1875 से लेकर के 76
कि अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया और दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे और इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया था। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में वासुदेव बलवंत फड़के जो कि 1845 से लेकर 1883 ईस्वी तक इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। और अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। डी विकल्प से हो जाएगा। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया और रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। डी ऑप्शन से हो जाएगा, बड़ौदा। वघेरा विद्रोह ये आपका 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से वघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप वघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और 1818 से लेकर के 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास वह समाप्त हो गया था। तो यदि सन पूछा जाए तो याद रखिएगा 1818 में शुरुआत हुई थी और यह 1820 में खत्म हो गया था। क्षेत्र याद रखिएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ, खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः क्या थे? तो स्वतंत्र थे और इन्होंने 1837 से लेकर के 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, खून, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इन्होंने मेजर बारो को हराया था। सी विकल्प से हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था और इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधो कान्हू और चांद और भैरव ने किया था और संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। तो यहाँ सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न एक पूछा जाता है यहाँ से कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा वो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। पहला है 1885 ईस्वी में, बी है 1888, सी है 1890 में और डी है आपका 1895 ईस्वी में। तो यहाँ यदि देखा जाए नियर अबाउट तो आपका डी विकल्प से होगा 1895 ईस्वी में, क्योंकि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह ये आपका 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच हुआ था और 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। तो डी ऑप्शन जो है देखा जाए सही होगा, लेकिन ऑप्शन में यदि रहता आपका 1899 या 1900 तो जो है सही हो जाता। अगला जो प्रश्न है आपका, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। डी विकल्प से हो जाएगा। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया और यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। तो यहाँ जो आपका डी विकल्प से हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो वह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इनका कार्य क्षेत्र था रांची। बी विकल्प से हो जाएगा।
और यह रांची से लेकर के भागलपुर तक था। और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं जैसे कि बोंगा की पूजा को छोड़कर अनेक अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। और मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का भी प्रयोग किया था। और अगला प्रश्न है आपका 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो अभी आपको इसके पहले भी बताया गया, मुंडा विद्रोह आपका 1899 से लेकर के 1900 के बीच शुरू हुआ था। यह पूछा गया आपसे नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, हौज विद्रोह हुआ था किस ईस्वी के दौरान। तो ये आपका 1820 से लेकर के 1821 ईस्वी के दौरान हुआ था। और इसका केंद्र जो रहा वह आपका संथाल परगना था, हौज विद्रोह का केंद्र। और अगला जो प्रश्न है आपका, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ देखा जाए तो आपका ए और सी दोनों सही होगा, क्योंकि छोटा नागपुर उस समय बिहार क्षेत्र में पड़ता था आपका। तो छोटा नागपुर की हो जनजाति एवं मुंडा जनजाति ने 1820 से लेकर के 22 ईस्वी और 1831 ईस्वी में पुनः ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। और इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ए और सी दोनों विकल्प यहाँ सही होना चाहिए। पूछा गया किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ए और सी यहाँ दोनों विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम को छोड़ करके यहाँ सभी विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के पोलिगार, वेलुथम्पी और त्रावणकोर के दीवान, सभी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था, जबकि हैदराबाद का निजाम के द्वारा विद्रोह नहीं किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो वह लॉर्ड लिटन के द्वारा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया और कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। और 1878 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमुख की संधि की गई थी। तो यहाँ पूछा गया कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड लिटन ने। और अगला जो प्रश्न है आपका, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था, ये विकल्प से हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो यह जमींदारों के साथ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1793 सन याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। ये भी पूछा गया है, अस्थायी बंदोबस्त के जनक तो कार्नवालिस के द्वारा ये शुरू किया गया था भू राजस्व व्यवस्था। और इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। और अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार, छोटे पूंजीपति ये आते थे। तो आपका ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा। तो ये आप सबको पता होगा। यहाँ सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वह मूल शंकर, इनका वास्तविक नाम था वह मूल शंकर था। और इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी की एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। और उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध
श्रद्धा प्राप्त की और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। कब? तो 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है पाखंड खंडनी पताका फहराया गया था और 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यदि पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब किया गया था? 1875 में, स्थान याद रखिएगा बम्बई में। और उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य भी रचनाएं हैं जैसे कि पाखंड खंडन है, वेद भाष्य भूमिका है, ऋग्वेद भाष्य है, अद्वैत मंत्र का खंडन है, पंच महायज्ञ विधि और बल्लभाचार्य मत खंडन, ये सभी इनके जो है प्रमुख रचनाएं भी हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो यह शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात ये अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह था लीडर। लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय और मालवीय ये उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो यदि पूछा जाए लीडर के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। जबकि यहाँ डी ऑप्शन में दिया गया फ्री प्रेस जनरल, तो यह एक न्यूज एजेंसी थी। न्यूज एजेंसी थी फ्री प्रेस जनरल। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा पार्ट 1 इसके पहले अपलोड हो गया। जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।